यूनिट 9.2 कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स। बच्चों ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकेंड यूनिट है, आपका सेकेंड सब यूनिट कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझना है बच्चों। मान लो कंपनी को 10 लाख रुपये फाइनेंस की ज़रूरत है। कंपनी को 10 लाख रुपये फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसा, मनी, फंड भी कह सकते हो इसको। अब कंपनी को ये 10 लाख रुपये फाइनेंस चाहिए, तो कंपनी के पास फाइनेंस अरेंज करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे एक सोर्स हो गया इक्विटी, एक सोर्स हो गया आपका डेट। बच्चों डेट हम जब भी बोले तो डेट का मतलब आप लोग समझना लोन। डेट का मतलब क्या समझना? लोन या डिवेंचर या बॉन्ड, सबका एक ही मतलब है। लोन, डेट का मतलब क्या समझोगे? लोन। या डिवेंचर का मतलब क्या समझोगे? लोन। बॉन्ड का मतलब भी क्या समझोगे? लोन। एक और है तुम्हारा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज ये भी आपका फाइनेंस का एक सोर्स हो गया। एक होता है तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग। पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कंपनी का प्रॉफिट का वह पार्ट जिसको मैनेजमेंट अपने पास रख लेती है। तो मान लो 10 लाख में 5 लाख वो इक्विटी से अरेंज करेगा, 3 लाख वो लोन से अरेंज करेगा या डेप्ट से, 1 लाख रुपये करेंट लायबिलिटी से। करेंट लायबिलिटी समझते हो ना, उधार सामान खरीदना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और रिटेन्ड अर्निंग से 1 लाख। अब इसका एक प्रोपोर्शन बना देते हैं। इक्विटी से कितना? 5 लाख, लोन से 3 लाख, करंट लायबिलिटी से 1 लाख और रिटेन्ड अर्निंग से 1 लाख। तो इसका रेशियो बन गया ये 5, 3, 1 और 1। यानी कि हम जो 10 लाख रुपए जो लोन फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, यानी कि कंपनी को जो 10 लाख रुपए फाइनेंस चाहिए, कंपनी किस प्रोपोर्शन में फाइनेंस अरेंज कर रहा है? इस प्रोपोर्शन में। इसी प्रोपोर्शन को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें फाइनेंस का मेन रूप से हम 2 सोर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, इक्विटी और डेट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि अगर कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है और कंपनी उस फाइनेंस को अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त कर रहा है, अलग अलग सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज कर रहा है, तो ये जो अलग अलग सोर्सेज से कितना कितना फाइनेंस अरेंज कर रहा है, उस प्रोपोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कंपनी को फाइनेंस चाहिए 10 लाख रुपया। फाइनेंस का मतलब बच्चों पैसा से है, धन से है, फंड से है। अभी 10 लाख रुपए में मान लो डेट। डेट मतलब बच्चों लोन, 6 लाख रुपए का वो लोन लेगा और इक्विटी इशू करेगा 4 लाख रुपए का। तो प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों? तो आप इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट हो गया 6 लाख, इक्विटी हो गया 4 लाख। इसको छोटा कर दो, 6/4, 2 से कट जाएगा, 3:2। तो ये जो प्रोपोर्शन बना किसके बीच में? डेट और इक्विटी के बीच में। इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन इक्विटी एंड डेट। मतलब कि कंपनी को 10 लाख रुपये फाइनेंस की ज़रूरत है, तो डेट से 6 लाख रुपया ले रहा है, यानी कि डेट से 6 लाख रुपया ले रहा है और इक्विटी से कितना अरेंज कर रहा है? 4 लाख। तो इसको अगर परसेंटेज में भी दिखाना चाहो तो 40% इक्विटी से, 60% डेट से। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसमें मेन सोर्स आपका इक्विटी हो जाएगा और डेट हो जाएगा। इक्विटी में क्या क्या आता है बच्चों? शेयर कैपिटल, सॉरी, इक्विटी में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और रिटेन अर्निंग। और डेट का मतलब बताया था बच्चों लोन, डिवेंचर, बॉन्ड। और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हो? तो एक फार्मूला, ये आप ये डेट इक्विटी रेशियो यूज कर सकते हो। डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होगा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी।
डेट को बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं, याद रखिएगा। डेट का मतलब लोन, लोन आपका क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब यहाँ पे मान लो कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जिसमें से डेट से उसने कितना लिया, 6 लाख, और इक्विटी से कितना लिया, 4 लाख। तो क्या आपका रेशियो बन गया 3:2। तो यही आपका प्रोपोर्शन कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट बाई इक्विटी। आप इसके माध्यम से भी कैपिटल स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा फाइनेंस का मेन सोर्स में क्या आ जाएगा, डेट कैपिटल मतलब लोन, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी से यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी अलग अलग चीज़ है बच्चों। इक्विटी का मतलब क्या होगा, इक्विटी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, रिटेन अर्निंग आता है। तो ये आपको डिफरेंस पता करने डेट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो पहले हम देखते हैं इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट से। पहले हम चर्चा करते हैं डेट का, चर्चा कर लेते हैं। डेट का मतलब लोन, और आप मान लो इन्वेस्टर हो, मतलब कि आप लोन देने वाले हो। जैसे किसी कंपनी का आप डिवेंचर खरीदे, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी कंपनी का आप डिवेंचर खरीदे, इसका मतलब कि आपने उस कंपनी को लोन दिया। तो लोन देने का मतलब आप क्या हो गए, एक तरह से इन्वेस्टर्स हो गए। तो इसमें आपका क्या है कि आपका रिटर्न जो लो मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टर्स है तो आपको रिटर्न लो मिलेगा, मतलब कि इंटरेस्ट आपका क्या है, फिक्स रेट से मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट अगर अधिक होता है तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपका जो इंटरेस्ट का रेट फिक्स है उसी रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और कंपनी को डेट देते हो, लोन देते हो, तो आपका रिटर्न लो होगा, यानी कि आपको इनकम कम मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अधिक होगा, इससे आपका इनकम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आपका इंटरेस्ट का रेट फिक्स है। रिस्क भी आपका कम है। रिस्क कम क्यों है, क्योंकि आप कंपनी को उधार दिए हो, कंपनी को ये उधार चुकाना है, रिपेमेंट करना है, तो आपको ये रिफ़ंड में हो जाएगा, आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर अगर हैं और अगर आप लोन देते हैं या किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका इनकम लो रहेगा, मतलब कि इंटरेस्ट जो फिक्स रेट से बना है उसी रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और रिस्क भी लो है, क्योंकि वो आपको कंपनी आज न कल आपको रिफ़ंड करेगी, अगर कंपनी रिफ़ंड नहीं करेगी तो डिफ़ॉल्टर कहलाएगी। तो इसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं होता है। तो क्या बोले बच्चों, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और कंपनी को लोन दिए हैं, यानी कि कंपनी का लोन कैसे दिए, मान लो कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया, तो अगर आप कंपनी का डिवेंचर खरीदिए तो आपको उस डिवेंचर पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जो कि फिक्स रेट से होगा वो मिलेगा, मतलब रिटर्न लो माना जाता है। क्यों रिटर्न लो माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अगर अधिक होता है तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपका जो इंटरेस्ट है वही बनेगा आपका। और रिस्क भी लो है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदे हैं तो कंपनी अगर बंद होने के कगार पे है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो कंपनी आपको पहले चुकाएगी पैसा, रिफ़ंड हो जाता है इसमें। तो इन्वेस्टर्स का इसमें रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें और अगर आप इन्वेस्टर हो, तो इसमें क्या होता है, हाई रिटर्न होता है। मतलब कि इन्वेस्टर का मतलब कि आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदें, इसका मतलब कि आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, तो कंपनी का अगर प्रॉफिट अधिक होगा तो आपको भी अधिक डिविडेंड मिलेगा, तो ये एक बेनिफिट हो गया। रिस्क इसमें हाई है। अगर आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदें, मतलब आप उस कंपनी का इन्वेस्टर हैं, इक्विटी शेयर में पैसा लगाए हैं, तो अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो आपको सबसे अंत में चुकाया जाएगा, यानी कि इक्विटी शेयर का रीपेमेंट कंपनी सबसे लास्ट में करती है, तो डूबने का खतरा है, आपका पैसा क्या होगा, बैड होने का खतरा होता है। तो इसमें रिस्क भी अधिक है, रिटर्न भी अधिक है अगर आप इन्वेस्टर्स हो। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हो और कंपनी में आपने कंपनी का डिवेंचर खरीदा है, डेब्ट कैपिटल का मतलब क्या ले लो, डिवेंचर, और मान लो अगर कोई किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदता है, इसका मतलब कोई इन्वेस्टर हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि उसका रिटर्न भी लो रहेगा, रिस्क भी लो रहेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है, कंपनी का इक्विटी शेयर में पैसा लगाए हैं, तो आपका रिटर्न भी अच्छा आएगा और रिस्क भी है, रिस्क भी सबसे अधिक है, क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन होगा
तो कंपनी सबसे अंत में इक्विटी वाले को चुकाती है, डिवेंचर वाले को पहले चुका देती है इक्विटी से पहले। तो डिवेंचर में क्या है, रिस्क कम है, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क अधिक है। रिटर्न की बात करते हैं तो अगर आप डेप्ट में इन्वेस्ट किए हो तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जिस रेट से आपका इंटरेस्ट का रेट है वही रेट से मिलेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट किए हो तो आपको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो प्रॉफिट अगर अधिक होता है तो आपको भी अधिक डिविडेंड मिलेगा। तो ये था डेप्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंसेस, किसके व्यू पॉइंट से, इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से। कंपनी के तरफ से देखते हैं, कंपनी अगर डेप्ट का यूज करती है फाइनेंस के रूप में, इसका मतलब कंपनी, मान लो एग्जांपल ले लो, लोन लिया, तो कंपनी अगर लोन लेगा तो खर्चा क्या होता है, कम होता है बच्चों, क्योंकि अगर कंपनी लोन लेती है तो लोन लेने में खर्चा कम है, इंटरेस्ट भी क्या होता है, फिक्स रेट से देना पड़ता है, रिस्क अधिक है। कंपनी के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं बच्चों, अगर कंपनी ने लोन लिया तो लोन लेने में खर्चा तो कम होता है लेकिन रिस्क अधिक है। रिस्क अधिक क्यों है, अच्छा पहले खर्चा कम क्यों है, क्योंकि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं करने पड़ते हैं। जैसे कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी को फ्लोटेशन का खर्चा करना पड़ता है, मतलब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा तो उसका खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एजेंट कमीशन का खर्चा, तो ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट लोन लेने में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता ही नहीं है। रिस्क क्या है इसमें, रिस्क इसमें अधिक है, क्योंकि एक तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, और एक आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आप डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे। तो ये था डेप्ट के हिसाब से कंपनी के तरफ से। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लेती है, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लेती है तो खर्चा अधिक है बच्चों, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करने में फ्लोटेशन खर्चा बढ़ता है। मतलब कि जब कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना है तो पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, ये तो एकदम कंपलसरी है प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्रिंटिंग का खर्चा, फोटोकॉपी का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, अंडरराइटर को कमीशन का खर्चा, अंडरराइटर मतलब होता है जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, तो फ्लोटेशन का खर्चा इसमें अधिक होता है, लेकिन रिस्क इसमें कम है, क्योंकि अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो कंपनी को सबसे अंत में इक्विटी वाले को ही चुकाने होते हैं। अगर पैसा बचा तो, अगर नहीं पैसा बचा तो नहीं चुकाएंगे। तो कहने का मतलब इसमें रीपेमेंट का रिस्क नहीं होता है, डिविडेंड का भी रिस्क नहीं है। डिविडेंड कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में डिविडेंड भी नहीं दिया जाता है, तो इसमें रिस्क एकदम नहीं है। तो अगर कंपनी के तरफ से देख रहे हैं और अगर आपको डिसीजन लेना है कि फाइनेंस में कौन सा सोर्स लें, अगर लोन लेने जा रहे हो तो आप क्या देखोगे, कॉस्ट और रिस्क, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि खर्चा ना हो तो लोन लेना सही है, देखिए इसमें रिस्क अधिक है। और अगर आप चाहते हो कि खर्चा आपके लिए इशू नहीं है, आप चाहते हो कि कोई रिस्क नहीं हो, तो इक्विटी शेयर इशू करके पैसा अरेंज करना सही है। तो ये था कंपनी की तरफ से। अगर इन्वेस्टर हो और आप चाहते हो कि अधिक प्रॉफिट हमें मिले तो आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाओ। अगर आप चाहते हो कि रिस्क कम हो, पैसा ना डूबे हमारा, तो आप डेप्ट कैपिटल में पैसा लगाओ। तो ये आपको, ये एक तरह से कह सकते हो मैनेजमेंट का पार्ट है। तो हमारा ये टॉपिक था डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको हमने एनालाइज किया इन्वेस्टर की तरफ से और कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट है डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब बच्चों इक्विटी। बच्चों फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, इक्विटी अलग चीज़ हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अलग हो गया। इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसका आपका पार्ट है, इक्विटी का। और डेप्ट कैपिटल का मतलब पता है, लोन। सिमिलरिटी क्या है, एक सिमिलरिटी है फिक्स इनकम। एक सिमिलरिटी क्या है, दोनों में समानता, फिक्स इनकम। फिक्स इनकम कैसे, तो डेप्ट कैपिटल में यानी कि लोन पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो फिक्स होता है। अगर आप लोन कंपनी में दिए हो, डिवेंचर खरीदे हो कंपनी के, तो आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो फिक्स है। मतलब कि कंपनी में प्रॉफिट अधिक हो लॉस हो उससे मतलब नहीं, आपका जो इंटरेस्ट का रेट है उसी रेट से आपको मिलेगा। उसी तरह डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। इसका डिविडेंड रेट क्या होगा, फिक्स होगा।
तो ओवरऑल कह सकते हैं कि डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या सिमिलरिटी है कि अगर डेब्ट होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। तो पहला सिमिलरिटी हो गया। सेकेंड सिमिलरिटी, नो वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर या डेट होल्डर मतलब जो कंपनी में लोन दिया है, तो डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को कंपनी में वोटिंग राइट नहीं, यानी कि वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सिमिलरिटी हो गया, दोनों वोटिंग नहीं कर सकते। प्रायोरिटी ओवर इक्विटी मतलब कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले डिवेंचर को चुकाएंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाया जाता है, और उसके बाद अंत में इक्विटी शेयर होल्डर को चुकाया जाता है। तो क्या देख रहे हो कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि रीपेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले हो रहा है। तो प्रायोरिटी ओवर इक्विटी यानी कि कंपनी के लिक्विडेशन के केस में, समापन के केस में इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे अंत में चुकाया जाता है, लेकिन उससे पहले डिवेंचर या डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिपे किया जाएगा या उसका रिपेमेंट होगा। तो ये था सिमिलरिटी। डिफरेंसेस देखो दोनों में, डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिसिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। पहला तो रिटर्न आते हैं। डेब्ट कैपिटल में रिटर्न क्या होता है, तो पहला चीज़ देखो, मान लो यहाँ पे दे दो डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर। डेब्ट कैपिटल यानी कि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं या जो उधार देने वाले होते हैं उनको इंटरेस्ट हर हाल में मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। यानी कि अगर हम किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदे हैं, उस कंपनी में पैसा एज ए लोन दिए हैं, तो उसको इंटरेस्ट देना है कंपनी को, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी में क्या हो, प्रॉफिट हो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जब बिजनेस में, कंपनी में प्रॉफिट हो, और डिवेंचर होल्डर को हर हाल में इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो पहला ये हो गया रिटर्न की बात। रीपेमेंट प्रायोरिटी बता देते हैं। तो अभी देखो रीपेमेंट प्रायोरिटी क्या होता है कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो पहले डेब्ट कैपिटल का रीपेमेंट होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रीपेमेंट डेब्ट कैपिटल के बाद होता है। यानी कि अगर हम कंपनी का समापन हो रहा है तो पहले किसको चुकाएंगे, पहले डेब्ट कैपिटल को चुकाया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को चुकाया जाता है। तो ये आपका एक डिफरेंस हो गया। अगर रीपेमेंट प्रायोरिटी देखें तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, डेब्ट कैपिटल को पहले दे रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बाद में दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर इन्वेस्टर की तरफ से देखेंगे तो इसमें रिस्क कम होता है और इसमें रिस्क अधिक है। तो ये था डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिसिमिलरिटी या डिफरेंस। अब हमारा फाइनेंशियल लिवरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज। इसको एक एग्जांपल से समझो बच्चों। सपोज करो एक कंपनी के पास 1 लाख का इक्विटी है, यहाँ डॉलर दिया, हम रुपया में दे रहे हैं। 1 लाख रुपये का क्या है, इक्विटी है मान लो, और इसको मान लो इन्वेस्ट करने के लिए इसने डिसाइड किया कि 1 लाख का और लोन लेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, बिना लोन का काम करते हैं। ये 1 लाख रुपये मान लो उसके पास इक्विटी है और उसको एक नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो जहाँ वो इन्वेस्ट करना है वहाँ से उसको 10% रिटर्न मिलने की संभावना है। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो 1 लाख, उसके पास केवल 1 लाख इक्विटी है, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, 10% मिलेगा। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर कंपनी के पास इक्विटी तो पहले से ही 1 लाख, कंपनी ने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए का क्या करे, लोन ले ले ताकि अमाउंट अधिक हो जाए। तो अब कंपनी के पास कितना अमाउंट हो गया, टोटल 2 लाख। और 2 लाख पे जब 2 लाख जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा, 10% यानी कि 20,000। अब इस 20,000 में मान लो उसने लोन भी तो लिया है ना,
तो लोन है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लो 5,000 रुपये अगर हम इंटरेस्ट दे देते हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बिना लोन का हमारा प्रॉफिट 10,000, लेकिन अगर हम लोन यूज किए तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। तो जब प्रॉफिट अधिक होगा तो क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का भी प्रॉफिट अधिक होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का भी प्रॉफिट अधिक होगा। तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब कि आप फाइनेंस के रूप में इक्विटी के साथ साथ लोन का भी यूज किया। तो जब आप फाइनेंस में इक्विटी के साथ साथ डेब्ट का भी यूज करते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो पढ़ लेते हैं बच्चों। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेट टू फाइनेंस, यानी कि कंपनी के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है, ऑलरेडी फाइनेंस है, लेकिन कंपनी ने क्या किया? लोन लिया ताकि फाइनेंस और अधिक हो जाए। तो अगर फाइनेंस में कंपनी लोन का भी यूज़ करती है उसे कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। और इसका मोटिव क्या होता है कि रिटर्न बढ़ाना या पोटेंशियल रिटर्न बढ़ाना। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कंपनी क्या करे? बोरोइंग फंड करे, लोन ले। तो कंपनी लोन इसलिए ले रही है ताकि रिटर्न अधिक हो, रिटर्न अधिक होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी अधिक होगा। लेकिन इसमें रिस्क भी है, क्योंकि लोन अगर आपने लिया है तो आपको लोन को चुकाने हैं, रिपेमेंट करने हैं, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाओगे। ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी देना है रेगुलर वे में, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दोगे तो भी डिफ़ॉल्टर हो जाओगे। तो इंटरेस्ट तो चुकाना है, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिपेमेंट भी करना। तो रिस्क तो बढ़ता है, लेकिन अगर हम फाइनेंस में डेट का यूज करें उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। और यह इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी का प्रॉफिट अधिक हो, कंपनी का ग्रोथ हो। तो यहाँ पे वही सब चीज़ लिखा हुआ। विदाउट लिवरेज का मतलब कि सिर्फ कंपनी ने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया, मतलब कि लोन लिया नहीं, उसके पास जो इक्विटी है उसी इक्विटी को उसने इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये कमाया, ये विदाउट लिवरेज हो गया। और विथ लिवरेज का मतलब कि कंपनी इक्विटी के साथ साथ डेट का भी यूज किया और कितना रिटर्न कमाया? 15,000। ये हो गया विथ लिवरेज। तो यही बच्चों है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। देखो फाइनेंशियल रिस्क का सीधा एग्जांपल समझो। लोन लेते हैं और लोन लेना ही फाइनेंशियल रिस्क है। लोन लिया हमने, लोन लेने का मतलब कि आपको एक तो इंटरेस्ट देना है और आपको रिपेमेंट भी करना है, और इसके लिए क्या चाहिए? आपका प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम किसी कंपनी में या किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेते हैं, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह हो गया, रिटर्न मिलने लगा, तो आराम से आप लोन भी चुका देंगे, इंटरेस्ट भी चुका देंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, आप जहाँ पैसा लगाए हो वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट चुकाने में दिक्कत हो रहा है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। एक एग्जांपल समझो। मान लो कंपनी के पास 1,00,000 रुपये इक्विटी है और 2,00,000 रुपये का उसने लोन ले रखा है। इफ़ द प्रोजेक्ट सक्सीड्स एंड अर्न्स हाई रिटर्न, अगर हाई रिटर्न है तो आराम से आप क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अधिक प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम गया, तो कंपनी को स्ट्रगल होगा इंटरेस्ट पेमेंट करने में, लोन चुकाने में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। मतलब कि आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क के बाद एक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बिल्कुल उसी तरह ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब पढ़ लो ये। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बोरोइंग फंड यानी कि डेट टू बूस्ट द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रही है? डेप्ट कैपिटल का यूज कर रही है फाइनेंस के रूप में, उसे ही कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, कंपनी के पास अगर 1,00,000 इक्विटी है, सिर्फ 1,00,000 इक्विटी, तो 10% उसको रिटर्न मिलेगा। 10% रिटर्न मिलेगा, मान लो 10,000 रुपया। लेकिन कंपनी ने 1,00,000 का और लोन ले लिया, तो अब उसके पास कितने हो गए? 2,00,000 रुपये हो गए। तो 2,00,000 का 10% उसको 20,000 का रिटर्न आएगा, जिसमें से 5,000 वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। कितना हो गया? 15,000। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसी को कहा गया कि हमने फाइनेंस के रूप में इक्विटी के साथ साथ
हमने डेट का भी प्रयोग किया, लोन भी लिया, ताकि जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो अधिक हो, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अधिक हो। तो ये आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है, बिल्कुल फाइनेंशियल लिवरेज की तरह ही है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या फ़ायदा होता है? देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या बोले थे कि कंपनी इक्विटी के साथ साथ क्या कर रही है, डेट का भी यूज़ कर रही है, ताकि फाइनेंस का अमाउंट अधिक हो। तो फाइनेंस का अमाउंट अधिक होगा तो अधिक अमाउंट इन्वेस्ट होगा, अधिक अमाउंट इन्वेस्ट होगा तो अधिक रिटर्न मिलेगा। तो ये एडवांटेज है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाइज इन द फैक्ट दैट इफ द कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट, कंपनी कैसा अधिक प्रॉफिट कमा रही है, अधिक इन्वेस्ट करके। कंपनी के पास 1 लाख का इक्विटी था, अब कंपनी ने 1 लाख और ले ली और लोन ले लिया, तो 2 लाख उसके पास फाइनेंस हो गया। 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जिसके कारण उसका प्रॉफिट अधिक हुआ। जब प्रॉफिट अधिक होगा तो शेयर होल्डर का भी इनकम बढ़ेगा। तो शेयर होल्डर का इनकम यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है? डेप्ट कैपिटल को यूज करके, लोन लेकर। इसी को कहते हैं, यही आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। एक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का चॉइस, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि अगर हमको फाइनेंस चाहिए 10 लाख रुपए का, तो उसमें से डेप्ट से कितना फाइनेंस लें, इक्विटी इशू करके कितने का इक्विटी शेयर इशू करें, तो ये आपको चूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर आपके उसको ध्यान में रखना होगा। तो पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपका कैश फ्लो स्ट्रांग है तो आपको आसानी से इंटरेस्ट चुका दोगे, तो डेप्ट कैपिटल सही रहेगा। आप आसानी से लायबिलिटी चुका सकते हो, डेप्ट कैपिटल रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर कंपनी का स्ट्रांग कैश फ्लो है तो कंपनी के लिए क्या सही रहेगा कि वो लोन ले ले, ठीक है, क्योंकि लोन लेने पर क्या होगा, वो आसानी, उसका कैश स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, लोन चुका सकता है। अगर कैश फ्लो वीक है तब आप क्या करो, इक्विटी का सिलेक्शन करो, इक्विटी से पैसा लो। सेकेंड है इंटरेस्ट कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसका मतलब कि आप इंटरेस्ट आसानी से चुका दे रहे हो, तब उस केस में डेप्ट का सिलेक्शन करो। लेकिन अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, इसका मतलब कि आप इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे, तब आपके लिए क्या सही रहेगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करना या इक्विटी इशू करके पैसा लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्विटी से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है, मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा है 15% या मान लो 10,000 रुपया, और कॉस्ट है फाइनेंस इशू करने में 8,000 रुपया, तब सही है। तब आप क्या कर सकते हो, डेप्ट कैपिटल यूज कर सकते हो, इक्विटी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से जो रिटर्न मिल रहा है, फाइनेंस इशू करके जो पैसा लिए हो उस पर जो खर्चा हुआ उससे कम है, तब उस केस में आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंस, डेप्ट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा लेकर हम क्या करेंगे, हम पैसा क्यों ले रहे हैं, इन्वेस्ट करें। हम पैसा ले रहे हैं, इन्वेस्ट करें, वहाँ से हमको अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन जब हम पैसा लेने में ही हमारा खर्चा अधिक हो जा रहा है, जितना हमको रिटर्न मिलेगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको फाइनेंस की ज़रूरत अभी नहीं है, बिना मतलब का फाइनेंस ले रहे हो। तो यहाँ पे लिख रहा है इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेस द कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि डेट का जो खर्चा है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे अधिक है। यानी कि आपने 8,000 खर्चा किया, आपको रिटर्न आ गया 10,000 रुपये का, तो आपके लिए डेट लेना, उधार लेना सही है, अदरवाइज आप उधार नहीं लो। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट देखो, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं ना बच्चों, तो डेट पे खर्चा कम है। यानी कि अगर कंपनी डिसाइड करती है कि लोन लेकर फाइनेंस करे तो लोन में खर्चा कम है, तो इस केस में कंपनी क्या डिसाइड करेगी कि लोन लेना सही रहेगा। लेकिन अगर कंपनी ये देख रही है कि हमें लोन, हमको कंपनी खर्च पे ध्यान नहीं दे रही, कंपनी को बस फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए कंपनी क्या सिलेक्ट करेगी, इक्विटी सिलेक्ट करेगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट है। टैक्स रेट देखो, टैक्स रेट अगर हाई है तो इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी देना चाहेगी, तो मतलब कंपनी इस केस में क्या करेगी, डेप्ट का यूज ज़्यादा करेगी। लेकिन अगर टैक्स रेट लो है तो कंपनी इंटरेस्ट कम देना चाहेगी, तब उस केस में कंपनी कौन सा फाइनेंस का सोर्स सेलेक्ट कर सकती है, इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो आपको डेप्ट कैपिटल यूज़ करना होगा, क्योंकि डेप्ट कैपिटल इशू करने में खर्चा कम है। लेकिन अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इशू नहीं है, तब इक्विटी ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे और रिस्क के हिसाब से, डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट इशू करने में खर्चा कम होता है और इक्विटी इशू करने में खर्चा अधिक होता है। रिस्क लेते हैं, डेप्ट में रिस्क क्या है बच्चों, अधिक है, इक्विटी में रिस्क क्या है, कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको खर्च को ध्यान में रख के फाइनेंस अरेंज करने हैं तो आप कौन वाला लोगे, डेप्ट कैपिटल का सिलेक्शन करोगे। और अगर आप चाहते हो कि रिस्क कम हो तो आप कौन सा सोर्स का सिलेक्शन करोगे, इक्विटी का सिलेक्शन करोगे। तो यही था बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 9.3 फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू बच्चों।